हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ये मूवी है टाइम ट्रैवल की, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। स्टार्ट में हमें एक न्यूज़ रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जो कि न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था। आज सुबह 8 बजे से एक सोलर फेयर होने वाला है, जिसके कारण जो भी चीज़ें सैटेलाइट के जरिए चलती है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल और भी कई चीज़ें, उन सब में कुछ खराबी आ सकती है और ये सब कल तक चलेगा। फिर इसी शहर के एक घर को दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी बैठा था जिसका नाम डोंग है। असल में उसके घर में घुसकर किसी ने उसकी वाइफ यिनसी को मार दिया था। डोंग पेशे से एक वकील था और उसकी वाइफ एक डॉक्टर थी। अब हमें कुछ घंटे समय पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर डोंग को किसी ने धमकी भरा लेटर लिखा था, मगर डोंग का इस लेटर को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये पेशे से एक वकील है, इसलिए ऐसे लेटरों से आम बात लगती है। तब युनसी उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए जिसमें जान को खतरा हो। तभी उनकी बेटी वहाँ आकर उनका फ़ोटो खींचती है। डोंग अपने काम पर जा रहा था तो युनसी कहती है कि मैं शाम को तुम्हें लेने आऊँगी, तुम मेरा फ़ोन उठा लेना। कुछ देर बाद उसकी वाइफ युनसी का फ़ोन आता है, जो पूछ रही थी कि घर की चाबी कहाँ रखी है। डोंग कहता है मुझे नहीं पता, देख लो वहीं कहीं रखा होगा। इसके बाद ये फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। डोंग आज एक केस जीता था, इसलिए अपनी वाइफ को मैसेज करके बता देता है कि आज मुझे देर हो जाएगी आने में, क्योंकि मेरी ज़रूरी मीटिंग है, तो तुम अकेले ही घर चले जाना। युनसी मैसेज देखकर फिर से उसे कॉल करती है, पर डोंग फ़ोन नहीं उठाता। दरअसल डोंग अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा था कि मुझे किसी मीटिंग में जाना है। रियलिटी ये था कि वो किस केस जीतने की खुशी में अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। इधर अंशु अकेले ही घर आ जाती है। अब जैसे ही डोंग की पार्टी खत्म होती है तो वो भी घर आने के लिए टैक्सी में बैठकर फ़ोन चेक करता है। इसमें उसकी वाइफ की बहुत सारी मिस कॉल थी। तब वो युनसी को कॉल करता है, लेकिन सोलर फेयर होने के कारण उसका कॉल नहीं लगता। फिर कॉल नहीं लगने पर वह जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी का किसी ने मर्डर कर दिया है और इस समय रात के 3:30 बज रहे थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डोंग एक डिटेक्टिव के सामने बैठा हुआ था। डिटेक्टिव डोंग से उस लेटर के बारे में पूछता है जिसमें इसे जान से मारने की धमकी दिया था। डोंग कहता है मुझे नहीं मालूम ये लेटर मुझे किसने भेजा था। फिर सीसीटीवी को चेक किया जाता है, जिससे इन्हें एक गाड़ी के बारे में पता चलता है जो रात में इनके घर के बाहर खड़ी थी, मगर इस वीडियो में कातिल का चेहरा और गाड़ी नंबर दिखाई नहीं देता। डोंग कहता है मेरी गाड़ी में भी एक कैमरा लगा है, उसमें जरूर गाड़ी का नंबर आया होगा, मगर डिटेक्टिव का कहना है कि खूनी ने गाड़ी का भी कैमरा निकाल लिया है। इससे पता चलता है कि वो तुम्हारे बारे में सब जानता है। अब यहाँ डोंग की बेटी भी आ जाती है, जो एक कंपटीशन में गई हुई थी, इसलिए उस वक्त ये घर में नहीं थी जब इसकी मॉम का मर्डर हुआ था, जिसके कारण उसकी जान बच गई। डोंग अपनी वाइफ के मर्डर की पूरी जानकारी अपनी डायरी में लिखता है, जिससे किसी तरह ये अपनी वाइफ के कातिल तक पहुंच सके। धीरे धीरे समय बीतता है और आज फिर 1.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि इसकी वाइफ का मर्डर किसने किया। डोंग इस बात से काफ़ी दुखी था, क्योंकि उस दिन अगर ये अपनी वाइफ से झूठ नहीं बोलता तो उसका मर्डर नहीं होता। अब मेन स्टोरी पे आते हैं। डोंग पिछले 1 साल से अपने काम पर नहीं गया था और फिर ये फैसला करता है अब से वो काम पर जाया करेगा। अब इस शहर में इलेक्शन भी होने वाला था, तो कुछ लोग इसके पास आके बोलते हैं प्लीज़ ये वोट आप मिस्टर पार्क को ही दीजिएगा। नेक्स्ट डे डोंग अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है और तब ये मोबाइल देखता है तो इसके फ़ोन पर उसकी वाइफ के नंबर से फ़ोन आ रहा था। फ़ोन उठाने पर कोई लेडी की आवाज़ आती है, जो उससे घर की चाबी के बारे में पूछ रही थी। डोंग बहुत हैरान था, वो उससे पूछता है कौन बोल रहा है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी डोंग को एक लेडी दिखाई देती है जो फ़ोन पर बात कर रही थी। तब उसे लगता है शायद यही लेडी उससे मजाक कर रही है। तब ये इसके पास जाकर पूछताछ करता है, तब उसे पता चलता है कि ये तो किसी और से बात कर रही थी। तब वो फ़ोन पे कहता है कि तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तभी इसको फ़ोन की दूसरी तरफ से अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रही थी। डोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसकी बेटी तो अभी इसके सामने ही थी। डोंग को कुछ भी समझ नहीं आता है, क्योंकि ये सब वो बातें हैं जो आज से 1 साल पहले हुई थी और ये सारी बातें दोबारा रिपीट हो रही थी। इसके बाद डोंग अपने ऑफिस आ जाता है। फिर न्यूज़ में बताया जाता है कि आज फिर से सोलर फेयर आया था, जो कि 1 साल पहले भी आया हुआ था। फिर ऑफिस में भी डोंग के फ़ोन पर इसके वाइफ के नंबर से कॉल आने लगा। डोंग फ़ोन उठा लेता है और उठा के पूछता आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ इतनी घटिया मजाक क्यों कर रही हो? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ और मैं इस मजाक के लिए तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ।
दूसरी तरफ से वो लेडी कहती है, क्या तुमने आज फिर से दारू पी है जिसकी वजह से तुम अपनी वाइफ को भूल गए हो। डॉग कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है आज कौन सी तारीख है, तो वो बताती है कि आज 16 मई 2014 है। डोंग समझ जाता है क्योंकि आज 16 मई 2015 है, यानी कि किसी जरिए से वो आज अपनी वाइफ से बात कर पा रहा है। जरूर कोई क्रॉस कनेक्शन हो गया था। दूसरी तरफ यांसू को दिखाया जाता है जो कि 2014 में थी और आज ही के दिन उसका मर्डर होने वाला था। फिर डोंग कहता है कि तुम आज घर मत जाना, तुम्हारी एक गाड़ी से टक्कर होगी। दरअसल आज के ही दिन यंशु की मर्डर होने से पहले एक गाड़ी से टक्कर हुई थी। इससे पहले यंसु डोंग की कोई बात सुन पाती, एक नर्स आकर उसको अपने साथ चलने को कहती है और यंसु बिना कोई बात सुने ही वो चली जाती है। डोंग परेशान हो जाता है और यंसु को दोबारा फ़ोन करता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता है। यानी कि यंशु 2014 से 2015 में फ़ोन कर सकती है पर डोंग 2015 से 2014 में फ़ोन नहीं कर सकता है। फिर 2014 में यंशु अपने गाड़ी से घर जा रही थी, तभी एक कार से उसकी टक्कर होते होते बचता है। फिर भी इसकी गाड़ी पर स्क्रैच आ जाता है, पर इस बार स्क्रैच आगे नहीं बल्कि पीछे आया था, जबकि पिछली बार आगे की तरफ स्क्रैच आया था। ऐसा होते ही 2015 में वो स्क्रैच आगे से हटकर पीछे की तरफ लग जाता है। इससे डोंग को ये समझ में आता है कि 2014 में कुछ भी चेंज होगा तो उसका असर 2015 में भी होगा। अब डोंग को सब कुछ समझ आ गया था, तो बस अब इंतजार था तो यंशु के फ़ोन के आने का। दूसरी तरफ 2014 में यंशु अपने घर पहुंच जाती है तो बाहर इसे कुछ पार्सल मिलता है जो कि वो अंदर घर में ले जाकर रख देती है। अब दोनों के दोनों एक ही घर में हैं, पर फ़र्क बस इतना है कि एक 2014 में है और एक 2015 में है। इसके बाद इसकी वाइफ इसे फ़ोन करती है। फिर डोंग बताता है कि तुम्हें जल्दी से घर से बाहर निकलना होगा क्योंकि घर के अंदर कोई चोर आने वाला है और वो तुम्हें मार देगा। बट अंशु को ये सब बातें उसकी मजाक लग रही थी। वो कहती है कि तुम कितना दारू पीते। फिर डोंग बताता है कि मैं 2015 से बात कर रहा हूँ, किसी तरह से तुम्हारे फ़ोन से कनेक्शन जुड़ा है। आगे क्या क्या होने वाला है ये सब बता ही रहा था कि तभी अंशु के घर की डोरबेल बजती, जिस बेल की आवाज़ डोंग को भी सुनाई देती है। डोंग अपनी वाइफ को दरवाज़ा खोलने से मना करता है। यंसु स्क्रीन पर देखती है कि बाहर कोई डिलीवरी बॉय आया हुआ था, पर डोंग बार बार इसे दरवाज़ा खोलने से मना कर रहा था। थोड़ी ही देर में डिलीवरी बॉय चला जाता है। फिर तभी डोर बेल दोबारा से बजता है, पर इस बार कोई दूसरा व्यक्ति था जिसका पूरा चेहरा कवर था। तो यंशु समझ जाती है कि यहाँ कोई चोर आया है जो चोरी करने आया है। अब यंशु को डोंग की बातों पर यकीन आने लगा था। तभी घर की लाइट चली जाती है। डोंग कहता है जल्दी से किचन की खिड़की बंद करो, क्योंकि डोंग को याद आ गया था कि किचन की खिड़की से ही वो किलर आया था। यंसु जैसे ही किचन का डोर बंद करती है, उसके सामने ही वो किलर आ जाता है जो कि शीशा तोड़कर अंदर आ गया था और हमला करता है। यंसु किलर से बचते हुए किसी भी तरह से बाहर आ जाती है, जहां वही डिलीवरी बॉय उसे मिलता है। ये उस आदमी से मदद मांगती है। डिलीवरी बॉय उस चोर को पकड़ने की कोशिश भी करता है। अब यंसु पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये सारी बातें बताती है। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस को दिखाया जाता है जो इनके घर पर आकर छानबीन करता है और बोलता है अगर तुम्हारे घर से कोई भी कीमती चीज़ चोरी हुई है तो ज़रूर हमें आकर बताएं। फिर इतना कहकर वो पुलिस ऑफिसर चला जाता है। इधर 2015 में डोंग पुलिस स्टेशन आकर अपनी वाइफ के बारे में पता लगाता है। फिर ऑफिसर बताता है ऐसी कोई घटना तो हुआ ही नहीं था। फिर डोंग अपनी डायरी चेक करता है जिसमें के सारे पन्ने अब खाली हो चुके थे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युनसी अभी पास्ट में जिंदा है। पिछली बार 7 बजे तक उसकी डेथ हो चुकी थी। इस बार युनसी की जान बच गई थी। डोंग ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वो अभी भी उस कातिल का पता लगाना चाहता था। फिर डोंग यंसु से अपने घर के बाहर खड़ी गाड़ी के कैमरे को चेक करने को बोलता है, क्योंकि इस समय कोई मर्डर नहीं हुआ था तो उस चोर ने उस गाड़ी का कैमरा नहीं निकाला होगा। यंसु फिर वैसा ही करती है और उस गाड़ी का नंबर डोंग को बता देती है। फिर डोंग वही नंबर जाकर पुलिस स्टेशन में बता देता है, मगर पुलिस वाले उसकी बात को सीरियस नहीं लेते क्योंकि उसकी वाइफ का मर्डर तो हुआ ही नहीं है। दूसरी तरफ 2014 में जब गाड़ी में होती है यंसु, तो वहीं एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो कहता है कि आपने अभी अभी एक रिपोर्ट लिखवाई है कि कोई आपको जान से मारना चाहता है। यंसी कहती है हाँ ये सच है। फिर पूछताछ के लिए वो अंदर जाता है। अब दूसरी तरफ डोंग के पास उस गाड़ी का नंबर था। डोंग अपने दोस्त को वो नंबर देकर उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता लगाने को कहता है। तब उसकी दोस्त कहती है तुम अभी भी उस कातिल के पीछे पड़े हुए हो, जबकि तुम्हारी वाइफ को मरे हुए 1 साल हो चुका है। डोंग कहता है क्या बकवास कर रही हो, अभी अभी यंसु से मेरी बात हुई है और वो एकदम ठीक है। फिर तुरंत अपनी डायरी को चेक करता है जिस पर
फिर से लिखना शुरू हो गया था, जो कि अभी कुछ समय तक पहले खाली था। डायरी में ये लिखा होता है कि यंशु का मर्डर सुबह के वक्त हुआ था, जबकि पिछली बार 6 से 7 के बजे शाम के वक्त हुआ था। फिर दूसरी तरफ 2014 में यंशु को दिखाया जाता है, जो उस ऑफिसर को सारी जानकारी दे रही थी और अभी तक वो जिंदा थी, क्योंकि इसका मर्डर तो सुबह के समय होना था और सुबह होने में कुछ समय बाकी था। फिर ऑफिसर पूछता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? तो यंशु कहती है नहीं, क्योंकि उसने चेहरे पर मास्क पहना था। ये इस ऑफिसर को ये भी बता देती है कि ये अपने पति से 2015 में बात कर सकती है और उसी की वजह से आज ये जिंदा है, मगर ऑफिसर उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। फिर भी वो डोंग से 2015 में बात करता है और कहता है, जो तुम्हारी वाइफ ने गाड़ी का नंबर दिया है, क्या तुम जानते हो गाड़ी का मालिक कौन है? तब डोंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उस गाड़ी का मालिक कौन है। फिर डोंग कहता है, प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। तभी डोंग के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे उनका कनेक्शन टूट जाता है। फिर वह वहीं पुलिस स्टेशन में चार्जिंग पर अपना फोन लगा दे। फिर 2014 में यंशु को उस ऑफिसर के कान के पीछे एक तिल दिखाई देता है, जो कि ये उस चोर के कान के पीछे भी था। यंशु समझ जाती है कि यही ऑफिसर इसका कातिल है। वो किसी तरह से यहाँ से भागना चाहती थी, पर ऑफिसर को भी समझ आ जाता है कि ये इसे पहचान चुकी है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। ऑफिसर यंशु के पैर में चाकू मार देता है, पर यंशु किसी भी तरह से उससे बचकर भागने में कामयाब हो जाती है। इसलिए 2015 में अब समय चेंज हो रहा था, क्योंकि यंशु के मरने का समय सुबह का था। डोंग के पास अभी भी एक ही चांस था अपनी वाइफ को बचाने का, मगर यहाँ भी सब कुछ बदलने लगता है। डोंग की दाढ़ी आ जाती है और उसकी बीवी का मर्डर का इल्जाम भी उसी पर लगा हुआ था। फिर उसे याद आने लगता है कि आखिर वहाँ उस समय हुआ क्या था। उसकी वाइफ के हाथों में इसी की शर्ट का बटन था, जिसकी वजह से उसका मर्डर का इल्जाम इसके ऊपर लग गया था। डोंग यहाँ से भागकर उसी गाड़ी वाले के घर जाता है, जिसका एड्रेस उसके दोस्त ने पता लगाकर दिया था। ये घर उसी ऑफिसर का था, जहाँ पर उसको अपनी गाड़ी का कैमरा और एक फोटो मिलता है और ये सबूत उस ऑफिसर के खिलाफ जा सकता था। तो डोंग ये कैमरा लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर जब ऑफिसर किम वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका कैमरा किसी ने चुरा लिया है। यहाँ पर एक आदमी आकर उस ऑफिसर को जल्दी से जल्दी उस कैमरा और फोटो को ढूंढने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि बॉस ने तुम्हें दूसरा एक काम करने के लिए दिया है। ये ऑफिसर पुलिस के साथ साथ किसी और के लिए भी काम करता था। डोंग पुलिस से बचते हुए अपने ही साथी से मदद मांगता है। इसकी साथी बताती है कि हम बहुत ही बड़े केस पर काम कर रहे हैं, जो मिस्टर पार्कर के खिलाफ था और आपको एक वीडियो फुटेज मिलने वाली थी। ये वही मिस्टर पार्क है जो इलेक्शन में खड़े हुए थे। दरअसल हुआ ये था कि इसने अपने फायदे के लिए किसी को मार दिया था, जिसका किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था और यही वीडियो रिकॉर्डिंग डोंग को मिलने वाली थी, ताकि मिस्टर पार्क को जेल हो सके। अब डोंग को पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि आखिर इसकी वाइफ का मर्डर क्यों हुआ था, क्योंकि मिस्टर पार्क ये जान चुके थे कि डोंग के घर एक पार्सल आने वाला है जिसमें उसके खिलाफ सबूत थे और वो ऑफिसर भी मिस्टर पार्क के लिए काम करता है। फिर डोंग को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत सारे पुलिस पड़ी हुई थी। तभी यंशु की कॉल आती है, जो कि उस समय हॉस्पिटल में थी। वो बताती है कि ऑफिसर किम ही मुझे मारना चाहता था। डोंग कहता है, हाँ मुझे मालूम है। तभी डोंग के सामने ऑफिसर किम खड़ा होता है, जो कि इसका फोन ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचा था। फिर इसे घूसा मारकर इसके ही फोन से यंशु से बात करता है। वह कहता है कि तुम सच कह रही थी कि तुम फ्यूचर में अपने हस्बैंड से बात कर सकती हो। यानी कि पिछली बार जब 2014 में उसने इसे ये बात बताई थी, तब उसने इसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था, मगर अब इसे भी यकीन हो गया था और अब ये डोंग को मारने वाला था। तभी इस ऑफिसर का सीनियर यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो यहाँ से भाग जाता है। सीनियर ऑफिसर डोंग को कानून के हवाले करने के लिए कहता है। डोंग उस ऑफिसर से कहता है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर नहीं किया है। उसके बाद वे वहाँ से भागकर अपने दोस्त के पास आ जाता है। यहाँ फिर से उसको यंशु का कॉल आता है। वो बताती है वो हॉस्पिटल में छुपी हुई है और उसे ये भी याद आता है कि आज उनके घर पर एक पार्सल भी आया था, जो कि घर में ही रखा था। वो उससे कहती है कि मैं यहाँ से सीधे घर जा रही हूँ। डोंग मना करता है ऐसा मत करना, पर यंशु कहती है मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी, बल्कि घर के बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। यहाँ ये 2014 वाले डोंग के बारे में कह रही थी, क्योंकि यहाँ सोलर कनेक्शन होने की वजह से 2015 वाले डोंग से बात कर पा रही थी।
ये 2014 वाले डोंग को, यानी कि जो कि रात के 3 बजे आने वाला था, उसको सारी बात बताकर ये पार्सल उसको दे देगी। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उसके पास वो चाकू है जिससे उस ऑफिसर ने उसके ऊपर हमला किया था। फिर वो कहती है कि इसी हॉस्पिटल में वो उसको ऐसी जगह छुपा देगी जहाँ पे 1 साल तक किसी की नजर ना जाए। तुम इस चाकू को ढूंढ कर पुलिस को दे देना ताकि तुम बेगुनाह साबित हो जाओ। फिर डोंग भी उसी हॉस्पिटल में आ जाता है जहाँ पर इसकी वाइफ ने चाकू छुपाया। अब दोनों वही हॉस्पिटल में एक ही कमरे में हैं, पर एक 2014 में है तो एक 2015 में था। तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है क्योंकि ऊपर जो सोलर सिस्टम था उसका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर डोंग जैसे ही वहाँ से चाकू लेकर जा रहा था, वहाँ ऑफिसर किम आ जाता है जो फिर से इसे ट्रैक करके यहाँ तक पहुँच गया था। फिर डोंग किसी भी तरह से भागकर दरवाजे की दूसरी तरफ पहुँच जाता है। क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका था, तभी डोंग उसको वही चाकू दिखाकर बताता है कि अब तुमको और मिस्टर पार्क को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इस चाकू पर तुम्हारे उंगलियों के निशान थे और मेरी वाइफ के खून के निशान भी है। फिर दूसरी तरफ 2014 में यंशु हॉस्पिटल से निकलकर अपने घर आ रही थी। ये अपने पति को फिर से फ़ोन करती है, मगर इस बार 2014 वाले डोंग को ही फ़ोन लगता है जो कि पार्टी करके अपने घर आ रहा था। फिर यंशु पूछती है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहता है अपने पास वाले ही चौराहे पर ट्रैफिक में फंसा हुआ है। यंशु कहती है मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। फिर चौराहे पर जाकर अपने पति को ढूंढने लगती है। फिर यहाँ पर वही ऑफिसर किम आ जाता है जो उसे चाकू की नोक पर वापस उसे उसके घर ले आता है, क्योंकि उसके घर पर ही वो पार्सल था जिसमें मिस्टर पार्कर के खिलाफ सबूत। ऑफिसर किम पूछता है बताओ वो वीडियो फुटेज कहाँ है, तो यंशु बताती है वो ऊपर वाले कमरे में, मगर तुम कुछ भी कर लो अब मेरे पति आने ही वाले हैं, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऑफिसर किम कहता है मैं भी यही चाहता हूँ कि वो जल्दी से घर आ जाए। फिर उसे उसके शर्ट का बटन दिखाता है जो कि इसे मारकर वो उसे रखने वाला था ताकि इसके मर्डर का इल्जाम इसके ही पति पर लग जाए। दूसरी तरफ 2015 में वही ऑफिसर डोंग के घर पहुंच जाता है और उसकी बेटी को पकड़कर डोंग को फोन करता है। ये उससे जल्दी से जल्दी चाकू को घर लेकर आने को कहता है। ऑफिसर किंग कहता है अगर तुम चाकू को लेकर जल्दी से जल्दी घर नहीं आए तो मैं तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा, जैसे तुम्हारी वाइफ को मारा था। कुछ देर बाद डोंग घर पहुंच जाता है। ये किलर कोई भी सबूत अब नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए इन दोनों में अब लड़ाई होने लगती है। ऑफिसर बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए वो डोंग को बहुत बुरी तरह से मारता है। डोंग अब आखिरी सांसें ले रहा था। इसके बाद वो ऑफिसर उसकी बेटी को भी मारने लगता है क्योंकि इसने भी इसका चेहरा देख लिया था। दूसरी तरफ 2014 में यंशु इस पे हमला करने वाली होती है, मगर बेचारी इसके आगे कुछ भी नहीं थी। वही ऑफिसर इसका गला दबाने लगता है। अब 2014 के डोंग के आने का समय भी हो गया था। इस समय अब सभी इसी घर के अंदर मौजूद हैं, मगर अलग अलग समय में। इससे पहले किम यंशु को मारता, तभी डोंग पहुंचकर इस ऑफिसर पर हमला कर देता है और अपनी वाइफ को बचा लेता है। ऐसा होते ही 2015 में सब कुछ बदलने लगता है। फिर मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है जो कि पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि पुलिस को वो वीडियो मिल गया था जिसमें मिस्टर पार्क किसी का मर्डर कर रहे थे। फिर 2015 में जैसे ही डोंग की आंखें खुलती है तो वह खुद को सही सलामत देखता है। तभी उसकी वाइफ और उसकी बेटी आ जाती है जो कि बिल्कुल सही सलामत थी। डोंग इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि 2014 वाले डोंग ने उस ऑफिसर को मार दिया था, इसीलिए अब फ्यूचर चेंज होने लगता है। और 2015 में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क को पकड़ लिया गया है और साथ ही वो सारी नई मेमोरी आ जाती है। तभी डोंग के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है जिसे हमें नहीं दिखाया जाता कि वो किसका फ़ोन है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इसी तरह के और भी स्टोरी को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।